नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर खबर की तह तक पहुंचते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि आप उस खबर के बारे में जो भी मायने हैं उसके वो समझ सके। इसलिए हमारे ब्यूरो और हमारे संवाददाता ग्राउंड पर रहकर आप तक हर जानकारी भी पहुंचाते हैं। आज सबसे पहले खबर की तह तक में हम बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद में आज ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा बुक लॉन्च होने जा रही है। इस बुक की बहुत खासियत है, पिछले 9 साल में हरियाणा सरकार ने क्या क्या किया है इसका लेखा जोखा भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुक का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूरजकुंड मेले में भी शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और ये जो बुक है ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा, इसके बारे में भी आज चर्चा होगी। कैसे बदला है हरियाणा, ये इस बुक में खास तौर पर शामिल किया गया है। और इसी कार्यक्रम को अपनी जुबान से विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल राठी फरीदाबाद से। अनिल, आज एक बड़ा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम रखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से ही, ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा। ये जो बुक है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्या खासियत है। दूसरा सवाल ये भी है कि उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, उनके भी क्या क्या कार्यक्रम है। दोनों सवालों के जवाब विस्तार से खबर की तह तक पहुंचकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है और उसमें जो है वो हर दिन जो है वो कोई ना कोई चीफ गेस्ट के तौर पर जो है वो हरियाणा टूरिज्म विभाग जो है वो उसको बुलाता है। तो आज जो है वो उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो पहुंच रहे हैं सूरजकुंड मेले के अंदर। और लगभग 11 बजे का जो है वो समय निर्धारित किया गया उनका। और इसके बाद जो है वो जिस तरीके से उसी मौके पर जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से एक बुक का विमोचन भी जो है वो देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है वो उनके हाथों से करवाया जाएगा, जिसमें कि 9 साल का लेखा जोखा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के 9 साल के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं, कितना हरियाणा सरकार ने हरियाणा को बदला है, और तमाम उन चीजों को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस किताब के अंदर उनका बखान है। और उस किताब के अंदर पूरी गाथा जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, उसके अंदर से कि कितना विकास जो है वो हरियाणा के अंदर हुआ, कितने लोगों को रोजगार हरियाणा सरकार ने दिया, और तमाम वो चीजें कह सकते हैं कि एक तरीके से हरियाणा सरकार के 9 साल के विकास की बात जो है वो उस किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बुक का जो है वो विमोचन किया जा रहा है। और इसका लगभग समय जो है वो 11 बजे के आसपास का निर्धारित किया गया है। सूरजकुंड मेले के अंदर ही जो है वो इस बुक का विमोचन किया जाएगा, जिसके बाद आम लोगों को ये बुक जो है वो दी जाएगी। और सभी स्टॉलों पर और ऑनलाइन माध्यम से जो है वो आप सरकारी कार्यालयों के से जो है वो इससे बुक को जो है प्राप्त कर सकते हैं, ताकि लोगों तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा संदेश हरियाणा सरकार का पहुंच सके। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है अनिल राठी। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में आज हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। फरीदाबाद में होने वाले गांव चलो कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, रणनीति भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। और हरियाणा के हर जिले से प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, गरीबों, महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान, इन सब का जो ख्याल है वो सरकार तो रख ही रही है। साथ ही इन्हीं को लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका लाभ पहुंचा है इन वर्गों तक, उसके बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। और लोगों तक कैसे बातें पहुंचाई जाए कि योजनाएं जो है जनहितकारी हैं, ये भी बड़ा मंथन का विषय है। और जिन्हें लाभ मिला है उनसे संपर्क करने की भी एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। करीब 1 बजे का समय है, ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक के बाद पार्टी नेताओं को अब गांव चलो कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इस खबर पर भी हमारे साथ अनिल राठी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, हमारे संवाददाता अनिल। गांव चलो कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम, और ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति हरियाणा में वो देखी जा रही है, बड़ी बैठक हम इसे कहेंगे। आने वाले वक्त में चुनाव के लिए ये बड़ी तैयारी भी है। किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरीके से चुनाव सिर पर है और लोकसभा चुनाव की बात कर जाए
या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर जाए, उसको लेकर के हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी जो प्रचार प्रसार है वो लोगों तक कर रही है। तो इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो सूरजकुंड में अपने तमाम जो कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, मुख्य मुख्य कार्यकर्ता, साथ ही साथ हरियाणा प्रभारी विप्लव देव जी जो है वो इस बैठक में जो है वो अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ तमाम विधायकों को भी जो है वो आमंत्रण दिया गया है इस बैठक को लेकर के, जिसमें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी जो कि तमाम कार्यकर्ताओं के जिम्मेदारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जिम्मेदारी उनके बलबूते पर ही जो भी पार्टी होती है वो मैदान के अंदर उतरती है और उस मैदान के अंदर विजय हासिल करती है। तो उसको लेकर के आज एक मूल मंत्र जो है वो सभी विधायकों और सभी जो कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता, उनको जो है वो दिया जाएगा। 12 बजे का समय जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो निर्धारित किया गया है। 12 बजे लंच पहले जो है वो सभी कार्यकर्ताओं और जो वीवीआईपी जो भी हरियाणा के तमाम लोग आ रहे हैं उनके साथ बाकायदा मुख्यमंत्री का लंच होगा और इसके बाद 1 बजे इस बैठक की जो है वो शुरुआत होगी और 1 बजे के बाद लगभग आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास जो है वो ये बैठक राजहंस होटल के अंदर चलेगी और इसके बाद विस्तार से इसके बारे में जो है वो मुख्यमंत्री या फिर जो अन्य जो मंत्रीगण आ रहे हैं उनकी तरफ से जो है वो इसका बखान किया जाएगा। क्योंकि देखिए गुप्त मीटिंग है तो फिलहाल उसके अंदर जो है वो मीडिया की एंट्री नहीं, लेकिन साफ तौर से ये जाहिर है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के मूल मंत्र जो है वो कार्यकर्ता और जो मंत्रीगण आ रहे हैं उन लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि हर पार्टी ये कोशिश करती है कि अपनी अपनी जो प्रचार और प्रसार जो भी उनका विकास कार्य होते हैं उनको जो है वो आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनको जो है वो बच्चे हर किसी के जुबान पर पहुंचा सके, उसको लेकर के जो है वो मूल मंत्र दिया जाएगा। कमल, अनिल, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर भी हम लगातार बाद में बने रहेंगे, आपसे जानकारी भी हासिल करते रहेंगे क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है तो उसको लेकर हरियाणा बीजेपी की तैयारी धरातल पर कैसी है, इसी को लेकर यह बैठक भी होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। खबर की टैटक में सबसे बड़ी खबर है आज की। एसीबी ने करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 10 वरिष्ठ अधिकारियों और 4 निजी व्यक्ति बताए गए हैं, कोई उनको गिरफ्तार किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में जो बैंक खातों का विवरण है वो जाली लगाया गया था। सभी आवश्यक सबूत जुटाते हुए मामले की गहनता से भी जांच कर रही है। अब टीम ये आरोपियों के खिलाफ करनाल और अंबाला रेंज में कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। इसमें संलिप्त 6 राजपत्रित अधिकारी हैं और साथ ही आईसीडीपी रेवाड़ी के 4 दूसरे अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए। ऐसी जानकारी, मामले में 4 निजी व्यक्ति हैं। कोई ये कौन व्यक्ति हैं इसके बारे में जानकारी बताई नहीं गई है। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में ऑडिट ऑफिसर बलविंदर बताए गए हैं, डिप्टी चीफ ऑडिटर योगेंद्र अग्रवाल बताए गए हैं, जिला रजिस्ट्रार बताए गए हैं और करनाल से भी ये जानकारी निकलकर सामने आई। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति भी बताए गए हैं। ये सब जानकारी अब दी गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अनिल, 100 करोड़ रुपए का घोटाला, इसकी जड़ तक पहुंचकर कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने कामयाबी हासिल की है और पूरा ये मामला रहा कैसे, ये विस्तार से अपनी जुबानी आप दर्शकों को बताइए खबर की तह तक पहुंचकर। देखिए कमल, सहकारी विभाग की एक योजना है एकीकृत सहकारी विकास परियोजना। ये परियोजना है, इसी परियोजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ की गई है। बड़े स्तर पर गड़बड़ करते हुए कई अधिकारियों ने 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए कुल 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 10 ऑफिसर है, 4 निजी व्यक्ति। अगर इस पूरे के पूरे घोटाले पर नजर डाले, घोटाला आज का नहीं है कमल, पिछले 2 सालों की अगर बात करते हैं, 2022 में एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। उस वक्त विजिलेंस डिपार्टमेंट होता था, कार्रवाई की गई थी रेवाड़ी में। उस दौरान जो ये आईसीडीपी योजना
थी इसमें गड़बड़ की बात सामने आई थी और विजिलेंस की तरफ से उसमें मामला दर्ज कर लिया गया था। और जब इस मामले की जांच की गई, परतें खुली, तो एक बड़ा घोटाला सामने आया। और जो ये योजना थी ICDP, इसके तहत जो पैसा मंजूर होता था, जिस पैसे के तहत जो सहकारी समितियों में पैसा भेजना होता था, उस पैसे से कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट से संबंधित, चाहे भवन निर्माण हो, कार्यालय निर्माण हो, फर्नीचर की खरीद हो, ये कई काम करने होते थे। लेकिन इन अधिकारियों ने बड़े स्तर पर मिलीभगत की है। जो ये सहकारी समिति के अधिकारी थे, ऑडिट विभाग के अधिकारी थे, सभी ने कहीं ना कहीं गठबंधन आपस में किया, तालमेल आपस में किया। और बड़ी बात यह है, देखिए, जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने ऑडिट विभाग के जितने भी खाते हैं उनमें गड़बड़ की है। जो खरीद होनी थी, उस खरीद के नकली बिल यहाँ पर लगाए गए। निजी फर्मों से इन्होंने टाई अप किया, उन निजी फर्मों के नकली बिल लगाकर बड़े स्तर पर खरीद दिखाई गई। जो खरीद हुई नहीं वो भी खरीद दिखाई गई। तो करते करते पिछले तकरीबन 2 सालों में इन अधिकारियों की तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब कार्रवाई करते हुए करनाल और अंबाला रेंज में बड़ी कार्रवाई की है। इन रेंजों में कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया। 14 लोगों में से 10 अधिकारी हैं, 4 निजी व्यक्ति हैं। इन लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। और कमल, बड़ी बात यह है कि अभी भी जो जांच है वो लगातार चल रही है। जो आंकड़ा है, जो करप्शन का जो आंकड़ा है, वो इससे भी ऊपर जा सकता है। और बड़ी बात ये इसमें निकली है कमल, इन अधिकारियों ने जो करप्शन किया, करप्शन के पैसों से किसी ने जमीनें ली है, किसी ने फ्लैट लिया है, किसी ने कोई व्यवसाय शुरू किया। तो बड़े स्तर पर इन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं विभाग को चूना लगाया है। जो पैसा कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं मंजूर किया गया था, जिसे सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का भला होता, उस पैसे से कहीं ना कहीं अधिकारियों ने खुद का भला यहाँ पर किया है। अनिल, हम देख पा रहे हैं पिछले लंबे समय से लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक बड़ा संदेश अब दिया जा रहा है। करप्ट ऑफिसर्स को, लापरवाह अधिकारियों की पूरी क्लास लगती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा संदेश इस घोटाले को पकड़कर भी दिया एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि कोई भी बचेगा नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बात को कहते हैं। बिल्कुल, देखिए कमल, आज से 9 साल पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की कमान संभाली थी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से नारा दिया गया था कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि करप्शन पर वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन करने वाला कोई छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, राजनेता हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री की इसी नीति पर चलते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार एक्टिव हो रखा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कल रेवाड़ी में भी एक इंस्पेक्टर को 4.25 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें एक बड़ा आंकड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रखा गया था। चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, निजी व्यक्ति हो, कोई भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाता तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस सहकारिता विभाग के घोटाले को देखिए कमल, 2 साल से पूरा का पूरा घोटाला चल रहा था। 100 करोड़ के करीब घोटाला है। 14 लोगों को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 14 लोगों में से जो सरकारी अधिकारी हैं, 10 उनमें से 1 को बर्खास्त किया जा चुका है, 2 को बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है, कई को सस्पेंड किया जा चुका है। यानी कहीं ना कहीं करप्शन के ऊपर जो हरियाणा सरकार की नीति है कि करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस नीति पर हरियाणा सरकार चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, जानकारी देने के लिए। इस खबर पर विस्तार से आपने जानकारी दी और खबर की तह तक पहुंचकर भी बताया। अब आपको सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का भी सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं, जिन्होंने ये जानकारी लिखकर भी दी है। विभाग में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अनिल मोर से, वही बात लिखी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पोस्ट के जरिए डॉक्टर बनवारी लाल ने, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, सहकारिता विभाग इनके पास है, और इन्होंने ये लिखकर बता दिया है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है या फिर कर्मचारी है, बख्शा नहीं जाएगा। खबर की टैटक में अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी मिलने जा रही है। आप ये भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी ने 2 साल का लगभग समय लिया, उसके बाद एक ड्राफ्ट सरकार को कल ही सौंपा है। अब उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की जिम्मेदारी है कि इसमें इसे मंजूरी मिले। अहम बैठक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा आने वाले वक्त में, ये मानकर चलिए। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार यूसीसी की रिपोर्ट को मंजूरी देने जा रही है आज, इसलिए इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और हमारी टीम भी इस बैठक पर भी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी सीधे आपको देहरादून से देते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता नासिर हुसैन। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब आगे के स्टेप्स क्या रह गए हैं, विस्तार से दर्शकों को बताइए। खबर की तह तक पहुंचिए,
और यूसीसी क्यों बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतने गदगद है अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विस्तार से बताइए। देखिए कमल, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म धामी सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने उस वक्त से ये कहा था कि वो जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके लिए 27 मई 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त लिया और उसने बहुत महत्वपूर्ण ड्राफ्ट तैयार किया। 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए, उनसे बातचीत की और उसके बाद करीब 72 बैठकें की, 5 उप समितियां बनाई गई जिन्होंने अलग वर्गों के पास जा करके अलग अलग तरह के सुझाव लिए। अब आखिरकार यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट सौंप दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा था कि उन्होंने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा करने जा रहे हैं। आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, यानी रिपोर्ट रखी जाएगी और इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल के साथ उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि उसमें आगे क्या कदम लेना है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का, इस सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा ताकि पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं वो उस पर चर्चा कर सकें और राज्य के हित के लिए जो यूसीसी है वो कितना जरूरी है, उसके बाद इसको लागू किया जा सके। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड सरकार एक कदम आगे बढ़कर तो यूसीसी को लागू करने जा रही है। यूसीसी लागू होता है तो बहुत सारे वर्ग इफेक्टिव भी होंगे और बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। अब ये देखना होगा कि कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं, कौन। हालांकि विपक्ष की अगर हम बात करें कमल, तो विपक्ष लगातार इस बात का गुपचुप तरीके से विरोध कर रहा है, यानी विरोध तो किया जा रहा है लेकिन विरोध किस बात पर किया जाए ये विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि उनके पास ड्राफ्ट नहीं है, कानून में क्या है, अगर कानून लोगों के हित के लिए है तो कितना जरूरी है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ड्राफ्ट की कॉपी उनको मिल जानी चाहिए थी ताकि वो सरकार से बातचीत कर सके, क्योंकि कोई भी कानून लागू करने से पहले जनता के इस तरह के सुझाव लिए जा रहे हैं, जनता को पता भी होना चाहिए कि आखिरकार उस कानून में क्या है। लेकिन सरकार ये कह चुकी है कि तमाम लोगों के हित के लिए कानून बनाया गया है, एक जैसा कानून लागू हो तमाम लोगों के लिए, सरकार की कोशिश है ये। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखेगा आज की उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक पर, क्योंकि ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आने वाले वक्त में देश का ऐसा राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, अगर सब कुछ सही रहा, कानूनी पेचीदगियां नहीं आई, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब हिमाचल प्रदेश की हम करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रणनीति साफ है कि हर राज्य पर फोकस करना है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनानी है, तो हर राज्य पर पूरी तरह से पकड़ बनानी भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर विधानसभा के चुनाव जब हुए तो उसके बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी रिपीट नहीं कर पाई, कांग्रेस की सत्ता आ गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई भी गलती ना हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसे ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आज का जो दौरा है उनका, वो भी काफी अहम माना जा रहा है। जोरावर स्टेडियम पहुंचेंगे और यहां पर एक रोड शो भी होगा। इसके अलावा सिद्धबाड़ी में भी जनसभा होगी जेपी नड्डा की। कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांगड़ा को लेकर बीजेपी ज्यादा मुखर नजर आ रही है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि देखा जा रहा है कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कह चुके हैं कि कांगड़ा को इग्नोर किया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से। लोकसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल साथ में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जेपी नड्डा के साथ ही आपको दिखाई देंगे। और कल की बात करें, लोकसभा प्रत्याशियों के लेकर भी मंथन होगा। 4 लोकसभा की सीटें, 4 लोकसभा की सीटें जीतने का, दम भरने का पहले ही दावा बीजेपी का है। उपचुनाव में हालांकि क्या हुआ ये सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी कामयाबी 2019 में भी बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब 5 साल बाद क्या बदला है, सवाल बड़ा है और जवाब अब रणनीति देगी बीजेपी की। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। राजनीतिक तौर पर जानकारी बहुत ज्यादा अहम वो रखते हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे जेपी नड्डा का अब हिमाचल प्रदेश का ये जो दौरा है और जो जो उनके कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में, एक एक करके बताइए ये कितने अहम माने जा रहे हैं और हम क्या ये मानकर चले कि ये चुनावी दौरे से ही जोड़कर देखा जाए जेपी नड्डा के इस दौरे को? बिल्कुल, देखिए 3 राज्यों में जब भाजपा को जीत मिली थी उसके बाद उनका हिमाचल आगमन हुआ था और फिर अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र है उसमें उन्होंने दौरा किया है। मंडी की भी बात करें, शिमला की भी बात करें
और बाकी भी संसदीय क्षेत्र में जाते रहे हैं। लेकिन अब कांगड़ा की बारी है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस दौरे को हम अहम कह सकते हैं और इसमें रणनीति भी तैयार की जाएगी। एक तो इनका नागरिक अभियान है, बाकायदा रोड शो वहां पर होगा, और क्योंकि इनके नेतृत्व में जो 3 राज्यों में चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद इनका नागरिक अभिनंदन प्रदेश में अलग अलग आया है और इसी कड़ी में आज भी इससे पहले नागरिक अभिनंदन होगा, फिर जोरावर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें वर्कर्स जुटेंगे और जानकारी है कि जो कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, लगभग 15,000 के करीब भीड़ जुटानी है, इस तरह लक्ष्य बीजेपी ने रखा था और देखना ये होगा कि आज वहां पर किस तरह का कार्यक्रम रहता है। लेकिन जो सारा फोकस रहेगा वो अगले कल की बैठक पर है, क्योंकि कल जो बैठक होने वाली है प्रदेश पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, ग्रुप भी मौजूद रहेगा, सांसद भी जो इस वक्त बीजेपी के हिमाचल में है वो भी मौजूद, विधायक भी रहेंगे। तो उसमें लोकसभा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और जानकारी है इसमें कैंडिडेट्स को भी चर्चा हो सकती है, किसको कैंडिडेट बनाया जा सकता है, क्या किसी नए चेहरों को लाया जा सकता है, पार्टी का ही कोई ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम कर रहा है, क्या उसको चेहरा बनाना है। तो ऐसे में अब क्योंकि रणनीतिक बैठकें अब लगातार होनी है, चाहे किस दल की बात करें, क्योंकि समय लोकसभा चुनाव के लिए कम रह गया है। यही एक वजह है कि इनके दौरे को ज्यादा तरजीह मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट किसे देगी और जो इस वक्त कैंडिडेट हैं, जिस वक्त सांसद हैं, उनमें से किसको रिपीट किया जाएगा, किसको उनके किसी और कैंडिडेट वहां से दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी डिस्कशन हो सकती है, कार्यकर्ताओं की भी, पार्टी नेताओं की भी, और जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। तो काफी अहम बैठक होगी में और काफी बड़ी चर्चा होनी है और आगे कार्यक्रम कैसे तैयार किए जाने हैं लेकर भी बातचीत होती है। और ये भी जानकारी है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का भी एक हिमाचल का दौरा बनाया जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। तो वो किस तरह का दौरा होगा, उसका क्या उद्घाटन शिलान्यास हिमाचल में जो कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जाना है, केंद्र की जो परियोजना है नेशनल हाईवे से जुड़ी परियोजना है, तो उसमें भी कार्यक्रम तैयार किया जाना है। तो इसको लेकर इस जो अगले कल की बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और खबर पर आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और खबर की तह तक में अंत में बात करते हैं पंजाब की। पंजाब से जुड़े एनआरआई के मामलों को निपटाने के लिए मान सरकार पूरी तरह से तैयार अब नजर आ रही है। दरअसल पठानकोट के चमरोड में एनआरआई मिलनी समागम 25 दिनों में 4 कार्यक्रम आयोजित करेगी पंजाब की सरकार। साल 2024 का ये पहला मिलनी समागम होगा, यानी कि वहां पर मिला जाएगा एनआरआई से। ROW पंजाब से जुड़े एनआरआई के मामलों को निपटाने के लिए पंजाब सरकार आज पठानकोट के चमरोड स्थित मिनी गोवा में मिलनी प्रोग्राम आयोजित करने जा रही है और इस साल का यह पहला मिलनी समागम है। 25 दिनों में पंजाब सरकार कुल ऐसे 4 कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। एनआरआई की शिकायतों का निपटारा होगा, यह आश्वासन मिला है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी सरकार आकर्षित करने वाली है एनआरआईज को, यह भी कहा गया। हमारे साथ जुड़ चुके हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल पंजाब की जानकारी अपने पास वो रखते हैं। हरसिमरत, ये कार्यक्रम क्यों रखने की जरूरत पड़ी मान सरकार को? इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, और जो ये मिलनी समागम है इससे क्या होने वाला, आने वाले वक्त के लिए क्या फायदा हो सकता है मान सरकार को भी और एनआरआई को भी? जी बिल्कुल कमल, जैसा कि सभी जानते हैं कि पंजाब की जो जनता है वो दूर विदेशों में भी बसती है, तो ऐसे में उन लोगों के जो पैतृक घर है वो पंजाब में पड़ते हैं या कोई ऐसी समस्या है जो वो वहां बैठकर सुलझा नहीं सकते, उसके लिए खास प्रोग्राम जो है मान सरकार के द्वारा एनआरआई मिलनी प्रोग्राम करवाए जाते हैं। अगर मैं साल 2022 यानी कि बीते साल की बात करूं तो तकरीबन 605 मामले जो थे वो एनआरआई लोगों से संबंधित थे, जो कि उनके गांवों में या उनके घरों से संबंधित थे। तो ऐसे में उनकी जो मामलों का जो शिकायतें थी, जो उनका निदान था वो किया गया था। पिछली बार 5 कैंप लगाए गए थे और इस बार अगर मैं साल 2023 की बात करूं तो तकरीबन 4 कैंप जो है एनआरआई मिलनी के वो लगाए जाएंगे, जिसकी की शुरुआत आज पठानकोट से की गई है। खुद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए 11 जनवरी से 30 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पंजाब सरकार का खोला गया था। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था जिसपे सभी एनआरआई जो है अगर उनकी कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं
किसी परेशानी में है तो उसका जो निवारण है वो करवा सकते हैं। तो तकरीबन 1000 से ज्यादा शिकायतें जो है वो रजिस्टर हुई हैं और इसका जो निदान है वो समय समय पर किया जाएगा। अगर आज की मैं बात करूं तो पठानकोट से इसकी शुरुआत होनी है। पठानकोट में ये जो समागम रखा गया है, पठानकोट का चमरोड रोड है, वहां पर मिनी गोवा के नाम से स्थित कई ऐसी चीजें हैं, वहां पर उसे बनाया ऐसा गया है कि उसका नाम मिनी गोवा रखा गया है। आपको बताया कि वहां पर ये मिलनी समारोह जो है वो रखा गया है। वहां पर उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उन्हें सुनेंगे और एनआरआई मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ वो अधिकारी भी मौजूद होंगे जिनसे संबंधित ये समस्याएं हैं और साथ के साथ उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जैसे कि मैंने बताया उसका नाम मिनी गोवा है। वहां पर ऐसे रहने के लिए रेस्टोरेंट्स है या इको हट्स है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको की वहां पर उनको दिखाया जाएगा एनआरआई को, ताकि वो आने वाले समय में इन्वेस्ट के लिए भी उनको तैयार किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट तो पंजाब में लाना ये भी सरकार का बड़ा लक्ष्य है और एनआरआई भी अपनी शिकायतों को अगर सरकार के सामने रखेंगे तो उनकी शिकायतों का निपटारा भी होगा, ये भी उनको जरूर उम्मीद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत, आपने जानकारी दी। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।